सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के भूगोल विषय का पाठ 7 हमारा देश भारत का आगे का प्रकरण भारत का भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, इससे पहले हमने देखा कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है और भारत के 3 तरफ सागर और महासागर लगते हैं। फिर हमने देखा भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार देखा और पूर्व से पश्चिम तक जो इसका विस्तार है उसके बारे में हमने जाना। फिर हमने देखा कि भारत में विभिन्न स्थलीय रूप होने के कारण यहाँ की जलवायु, वनस्पति के साथ साथ लोगों की भाषाओं में, संस्कृति में बहुत ही विविधता है और यही विविधता हमें एक राष्ट्र में बांधे हुए है। फिर हमने देखा भारत की स्थिति के बारे में कि जो पूरा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसके बाद हमने देखा भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कि 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ अपनी स्थलीय सीमाएं बनाते हैं और इनमें से हमने देखा कि बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा है जो भारत के साथ लगती है और अफ़गानिस्तान की सबसे छोटी 150 किलोमीटर सीमा है जो भारत के साथ लगती है। फिर हमने देखा कि दक्षिण में समुद्र में स्थित है श्रीलंका और मालदीव। ये जो हैं ये जल से जुड़े हुए हैं, तो ये जल द्वारा जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं। इसके बाद हमने देखा भारत का प्रशासनिक विभाजन कि 2014 से पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर अब 2021 में भारत के अंदर जो भारत का जम्मू कश्मीर राज्य था उन्हें 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया और इस तरह से भारत में 28 राज्य हुए क्योंकि एक राज्य कम हो गया और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई थी। लेकिन फिर दादर नागर हवेली और दमन और दीव को एक करके इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया और दमन को इसकी राजधानी रखा और इस तरह से पुनः केंद्र शासित प्रदेश है वो एक कम हो गया और इस तरह से अब 2021 में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन। ये देखिए जो आपको मानचित्र दिखाई दे रहा है ये भारत का भौतिक स्वरूप है। तो इसमें जो आपको ये नारंगी कलर दिखाई दे रहा है ये आपको बता रहे हैं पर्वतीय प्रदेशों के बारे में और जो ये पीला रंग दिखाई दे रहा है ये पठार का प्रतीक है और हरा रंग है वो मैदानी भागों का प्रतीक है और जो इसमें लाल रंग की आपको ये गहरी इस तरह से गहरे लाल रंग की जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं ये बताएंगे आपको पर्वतों के बारे में और पहाड़ी श्रेणियों के बारे में। तो चलिए इसके बाद हम सबसे पहले इसे थोड़ा पढ़ते हैं भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है। संतरी का मतलब है रक्षक। तो ये देखिए कि इस मानचित्र को हम देखते हैं ये भारत की उत्तर दिशा है और यहाँ पर ये सारा क्या है हिमालय है और ये क्या है उत्तर दिशा से हमारी रक्षा करता है। तो जो हिमालय है वो संतरी का रक्षक का कार्य करता है। अब देखिए इसके बाद कि हिमालय का क्या मतलब है। हिम का अर्थ होता है बर्फ़ और आलय का मतलब घर यानी बर्फ़ का घर। इसके बाद है कि हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। तो जो सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला है उसे हम कहेंगे वृहत हिमालय। जो जैसे ये हिमालय है तो इसे हम 3 भागों में बांटेंगे। इस तरह से ये 3 बराबर समानांतर श्रृंखलाओं में बांटेंगे। तो जो सबसे ऊपर का है इसे कहेंगे वृहत हिमालय या हिमाद्री और इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर होती है। इसके बाद हिमाद्री के दक्षिण में आएगा मध्य हिमालय, ये बीच का, जिसे हिमाचल भी कहते हैं और बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान है वो यहाँ पर स्थित हैं।
ऐसे ही कुछ पहाड़ी स्थानों के नाम हैं, जैसे डलहौजी, कुफरी, कुल्लू, शिमला, सोलन, धर्मशाला। ये सारे यहीं मध्य हिमालय में स्थित है, हिमाचल में स्थित है। और हिमाचल के दक्षिण में सबसे अंतिम भाग है वो है शिवालिक, और ये बिल्कुल हिमालय के दक्षिणी भाग स्थित है, दक्षिण में स्थित ये श्रृंखला है। इसके बाद देखो कि हिमालय के, जैसे ये हिमालय है तो इसका ये उत्तर दिशा और ये इसकी दक्षिण, तो हम बात कर रहे हैं कि हिमालय के दक्षिण में स्थित, अब इन उत्तरी मैदान की बात करेंगे, जो ये आपको हरा रंग दिखाई दे रहा है, तो इन मैदानों की हम बात करते हैं। तो हिमालय के उत्तर में स्थित है जो मैदान है वो भारत के उत्तरी मैदान कहलाते हैं। ये मैदान समतल और सपाट होते हैं, और ये मैदान गंगा, अब आप देखिए इनमें नदियाँ दिखाई देंगी आपको यहाँ से, कि ये मैदान गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये मैदान कैसे बनते हैं। तो जो पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं, वो जब पहाड़ों से नीचे की तरफ बहती हैं तो अपने साथ क्या है कि बहुत ही बारीक मिट्टी भी साथ में बहा कर लाती है, और इन मिट्टी को वो क्या करती है, नदी के बेसिन में निक्षेपित कर देती है, यानी उन्हें दूसरे स्थान पर जमा कर देती है। निक्षेपित का अर्थ होता है कि अपने साथ कोई भी जो पदार्थ वो नदियाँ बहा कर लाती हैं और उन्हें दूसरे स्थान पर जमा कर देना, वो होती है निक्षेपित करना। तो इस तरह से ये नदियाँ अपने साथ बहुत बारीक महीन मिट्टी लेकर आती हैं और इन नदी बेसिन में जमा कर देती हैं, तो उसे कहते हैं जलोढ़ निक्षेप। अब हम ये बात करते हैं कि जैसे सहायक नदियाँ किसे कहते हैं। मानो जैसे ये सिंधु नदी है, ये एक बड़ी मुख्य नदी है, इसमें यहाँ इसके अंदर दूसरी छोटी नदी जैसे झेलम है, चनाब है, रावी, सतलुज, ये नदियाँ आकर इसमें मिल जाती हैं, तो ये इसकी सिंधु की सहायक नदियाँ हुई। ऐसे ही ये यहाँ पर गंगा नदी है, और गंगा की सहायक नदी है यमुना, जो यहाँ आकर मिल जाती है। तो इसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये नदियाँ क्या करती हैं कि इन भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण करती हैं, और जो ये मैदान होते हैं, नदियों के कारण ये मैदान कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, और इसी कारण से इन मैदानों में जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय महामरुस्थल के बारे में, कि भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क है, गर्म और रेतीला स्थल होता है, और यहाँ वनस्पति की मात्रा है वो बहुत ही कम होती है। तो ये देखिए आप यहाँ पर इस तरह से जब इस मानचित्र को देखेंगे तो आप देखेंगे कि भारत के पश्चिम दिशा में, यानी यहाँ पर राजस्थान की तरफ आपको ये अरावली के पश्चिम दिशा में ये सारा यहाँ पर मरुस्थल स्थित है। इसके बाद मरुस्थल के बाद हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठारों की। अब देखिए, जो हमने देखा पहले हिमालय, और हिमालय के बाद हमने नीचे पढ़े भारत के उत्तरी मैदान, और मैदानों के बाद हमने पढ़ा मरुस्थल। अब हम इन मैदान के दक्षिण में स्थित, जैसे ये मैदान है तो इसके दक्षिण में स्थित इन पठारों के बारे में बात करेंगे, जो ये पीले रंग का आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से त्रिभुजाकार हैं। तो चलिए अब हम इन पठारों के बारे में पढ़ते हैं कि जो भारत के उत्तरी मैदानों के दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, और इनका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है, और इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, और इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं, और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। तो ये देखिए कि आपको ये इसका आकार दिखाई दे रहा है कि ये त्रिभुजाकार है, और इसके यहाँ ये अरावली श्रेणी है, इसके पास विंध्य है, सतपुड़ा श्रेणियाँ हैं, और इन यहाँ से जो नदियाँ निकलती है वो है, ये देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं, जो कि पश्चिम दिशा में बहती है और यहाँ से अरब सागर में गिरती हैं। अब हम बात करते हैं इस पठार के
पश्चिम में, पश्चिमी घाट है। जैसे ये पठार है तो इसका पश्चिम दिशा ये हुआ, तो ये पश्चिमी घाट है और ये है पूर्वी घाट। अब देखिए कि पूर्वी घाट और पूर्वी तट या पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट में क्या अंतर है। तो तट तो होता है समुद्र के किनारे, ये है तट, ये पूर्वी तट और ये पश्चिमी तट। अब घाट है वो इन तट से थोड़ी दूर होता है, ये यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रहे ये घाट होते हैं। तो इस तरह से इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है और पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट है वो तो एक समान रूप से फैला हुआ है। जैसे कि ये देखो, आप इसे जब इस रेखा को देख रहे हो तो ये एक समान है, सीधी है। लेकिन जो पूर्वी घाट है वो बीच बीच में से इस तरह से थोड़ा कटा फटा है, टूटा हुआ है। ये देखो जो यहाँ पर स्थान है तो ये पूर्वी घाट है, बीच बीच में से टूटा हुआ है और असमान है। अब देखिए कि इन पठारों में खनिज हैं, जैसे कि कोयला, लौह और अयस्क, इनकी खूब प्रचुरता है, बहुत मात्रा में ये यहाँ पर मिलता है। अब देखिए इसके बाद पठारों के बाद हम बात करेंगे तटीय मैदानों की। जो ये आपको समुद्र के किनारे हरा रंग के मैदान दिखाई दे रहे हैं, इन तटीय मैदानों की हम बात करते हैं। तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में ये तटीय मैदान हैं और पश्चिमी तटीय मैदान है वो काफ़ी संकरे हैं। आप देखोगे तो यहाँ बिल्कुल छोटी सी है इनकी चौड़ाई, तो इसीलिए ये बहुत संकरे हैं। लेकिन जो पूर्वी तटीय मैदान है ये फिर भी कुछ थोड़े बड़े होते हैं इन तटीय मैदानों की अपेक्षा। इसके बाद देखिए कि यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। अब जैसे इसी मानचित्र को हम फिर से दोबारा देखते हैं कि पूर्वी तट के पास कौन सी नदियाँ हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं। तो ये देखिए इस मानचित्र में आप जब देखेंगे तो आपको इसमें दिखाई देगा कि महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा नदी है, कावेरी है। ये सारी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती हैं, वहाँ गिरती हैं। इसके बाद है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहानों पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब देखिए कि जो बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदियाँ हैं, इन नदियों के मुहानों पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। सबसे पहले तो ये कि मुहाना किसे कहते हैं। तो ये देखिए कि जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं और उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देखिए, जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो समुद्र के जैसे ये नदी है यहाँ से निकली और ये समुद्र में यहाँ मिल रही है, तो ये जो चीज़ है ये इसका मुहाना कहलाती है। तो जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उसे मुहाना कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं वो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है और उसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। और इस डेल्टा की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार कहलाती है, होती है। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर लिखा है कि क्या आप जानते हैं प्रवाल क्या होते हैं। छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है और अन्य पॉलिप की वृद्धि इन्हीं ठोस कंकालों के ऊपर होती है और जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं और इस प्रकार से प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है। और ये देखिए कि आपको यहाँ खूब सारे ये प्रवाल द्वीप हैं वो दिखाई भी दे रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं, लक्षद्वीप और अरब सागर में स्थित है ये, और केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये देखिए कि हम इसे वहीं दोबारा मानचित्र में देख लेते हैं। ये रहा। तो सबसे पहले देखिए कि लक्षद्वीप, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, अरब सागर के अंदर है ये और केरल के पास में है। और दूसरा है यहाँ पर अंडमान निकोबार जो कि भारत के दक्षिण और पूर्व में स्थित है। इसके बाद है कि क्या आप जानते हैं
कि कौन सा द्वीप समूह है जो वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था। तो 2004 में सुनामी से प्रभावित होने वाला द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद देखिए कि समाचार पत्रों और लोगों से बातचीत करके यह जानकारी प्राप्त करें कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार से लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से इस चुनौती का सामना किया था। अब देखिए कि सुनामी क्या होती है। तो सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है और इससे इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं कि पूरी दूर दूर तक जो है वो विनाश ही विनाश हो जाता है, सब कुछ है वो नष्ट हो जाता है। तो ये देखिए कि यहाँ पर आपको एक कक्षा 8 की बालिका है जिसने ये सुनामी पर कविता लिखी है। इसे आप पढ़कर देखना कि एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जलजले की काली छाया, सुनामी दानवी ने अपना प्रलयकारी कहर ढाया। समुद्र में उठा आलोड़न, मीलों दूर फैला साया, प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया। विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार, कोई नहीं बच पाया उससे, भागे बचाने अपने प्राण। हिंद महासागर था रक्षक, अब बना हमारा भक्षक, सर्वत्र निगल गया मानव को करके अस्तित्व नष्ट। उठे हजारों हाथ प्रतिक्षण सहायता में पीड़ितों के, यह दिखाने सागर को कि हम वो हैं जो कदापि नहीं डरते। रात थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेंगी, फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में खुशियाँ दमकेंगी। और ऐसे ही एक कक्षा 4 के बालक है जिसने ये सुनामी से जुड़ा हुआ चित्र बनाया है। तो इस तरह से हमने इस पाठ में हमारे देश भारत के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।